हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा चैनल है छोटा सा महेश मौर्य क्लासेस। इसमें हमने अभी आपको 12th के फिजिक्स के लेक्चर दे रखे हैं। पहले चैप्टर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पर, स्थिरवैद्युतिकी पर, और उसमें जो है पहले दो लेक्चर हैं वो वैद्युत आवेश पर थे। ठीक, जिसमें हम अपने वैद्युत आवेश किसे कहते हैं ये बता रखा है, और आवेश के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से कोई वस्तु आवेशित होती है, आवेशन करने के प्रकार क्या है, मैंने आपको सब क्लियर करवा रखा है। अगला जो इस चैप्टर में आगे बढ़ना है वो है हमारा कि आवेश का गुण क्या होता है। ठीक, आवेश का गुण क्या होता है, आवेश का गुण, प्रॉपर्टी क्या होती है आवेश की। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि अगर समान प्रकार के आवेश होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर असमान होंगे, विपरीत प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, पहला जो गुण है कि अगर आवेश समान होंगे, आवेश समान होंगे तो ये प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को हटाते हैं, प्रतिकर्षण होता है इनमें। ठीक, जैसे कहने का मतलब है आवेश समान का मतलब कि एक प्लस है और दूसरा भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को हटाएंगे, ये इसको इधर हटाएगा और ये जो है इसको इधर हटाएगा। ठीक, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकार के आवेश हो तो प्रतिकर्षण करेंगे, और अगर असमान प्रकार के आवेश हो, विपरीत प्रकार के आवेश हो, असमान आवेश हो, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, प्लस और माइनस, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, जैसे कहने का मतलब है, मैंने आपको पहले क्लियर करवा रखा है कि आकर्षित करने का मतलब होता है प्यार और प्रतिकर्षण का मतलब होता है दुश्मनी। ठीक, तो अगर विपरीत प्रकार के हैं तो ये आकर्षित होंगे, एक लड़का एक लड़की आकर्षित होंगे, लड़के लड़के आकर्षित नहीं होने वाले, लड़की लड़की आकर्षित नहीं होने, एक दूसरे से खुद जलती हैं। उसी तरीके से ये प्रतिकर्षण करते हैं और ये जो है आकर्षण होते हैं इसमें। ठीक, जो इसका दूसरा गुण होता है वो होता है योज्यता का, आवेश की योज्यता। ठीक, आवेश की योज्यता, ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी होता है। इसको एडिटिव नेचर बोलते हैं, जोड़न का नियम बोलते हैं, योग्य का नियम बोलते हैं। आवेश की योज्यता का मतलब क्या होता है कि अगर किसी वस्तु पर अगर भिन्न भिन्न जगह आवेश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर +5 कूलाम है, यहाँ पर -5 कूलाम है, यहाँ 4 कूलाम है, यहाँ 6 कूलाम है, यहाँ -2 कूलाम है। ठीक, इस तरीके से तो इस पदार्थ पर जो कुल आवेश होगा वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय का मतलब क्या है कि अगर हम इस पर नेट आवेश निकाले कि नेट आवेश क्या है, तो हमें सिग्मा समीशन करना पड़ता है। समीशन का मतलब है कि इन सभी को आपको योग करना पड़ेगा, भले ये जितने ही हैं। तो ये रहा +5 कूलाम, ये 6 कूलाम, 6 5 11 और 4 15, और ये माइनस के 7, तो 15 कूलाम और माइनस के 7 कूलाम को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस के 8 कूलाम, यानी कि इस वस्तु पर +8 कूलाम आवेश है। ठीक, तो योज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर उपस्थित नेट आवेश, कुल आवेश, उस वस्तु के विभिन्न विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के योगफल के बराबर होता है, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार कि किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा या कुल आवेश उसके भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर रहता है। जैसे कहने का मतलब है कि ये कोई व्यक्ति है, इसका एक खाता अकाउंट खुल रखा है सेंट्रल बैंक में, दूसरा बड़ौदा में खुल रखा है, तीसरा इलाहाबाद में खुल रखा है, एक स्टेट में खुल रखा है, एक फलाना में खुल रखा है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि इसका बैंक बैलेंस कितना है, मैं एक जो जनरल बात कर रहा हूँ, अगर बैंक बैलेंस कितना है तो हम सिंपल कहेंगे कि इस सभी को जोड़कर कि मेरे पे इतने पैसे हैं। उसी तरीके से हमें इसको नेट कहना पड़ता है कि कुल कितना आवेश है। तो किसी भी वस्तु के लिए जितना आवेश निकालना होता है कुल आवेश की, वो भिन्न भिन्न जगहों पर उपस्थित आवेशों के योग के बराबर होता है। ठीक, तीसरा जो नियम कहता है वो कहता है निश्चरता का नियम। ठीक, निश्चरता का नियम या आवेश का निश्चरता, इस तरीके से कहते हैं, आवेश की निश्चरता, आवेश की निश्चरता। ठीक, आवेश की निश्चरता। तो आवेश की निश्चरता का मतलब क्या होता है
जैसे कोई एक आवेश है, मान लीजिए कि मुझसे 5 कूलम आवेश है, अगर मैं इस जगह को छोड़कर किसी वेग से अगर दूसरी जगह पर आ जाता हूँ, तो जितना मुझ पर इस पोजीशन पर आवेश था, जब मैं यहाँ पे खड़ा था, उतना ही आवेश मुझे यहाँ पर भी होगा मेरे पास। अगर मेरे पास यहाँ पर 5 कूलम आवेश है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो भी मेरे पास 5 कूलम आवेश है, मैं दौड़ रहा हूँ तो भी मेरे पास 5 कूलम ही आवेश होंगे। यानी कि कोई वस्तु पर अगर Q आवेश है तो वो दौड़ रही है या चल रही है या स्थिर है, उस पर उतना ही आवेश रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होगी तो उस पर जितना आवेश होता है, एक स्थान पर जितना आवेश था वही आवेश दूसरे स्थान पर होगा। ठीक, ये आवेश की निश्चरता होती है। ठीक, अब क्या होगा, इसका जो चौथा गुण है वो होता है आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, आवेश का क्वांटीकरण इसका चौथा गुण होता है। चौथा गुण आवेश का क्वांटीकरण। इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ। आवेश के क्वांटीकरण से मतलब क्या है कि मान लीजिए कि हम आवेश का क्वांटीकरण, ये मैंने आपको पॉइंट बता रखा है अभी, आवेश का क्वांटीकरण। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये दे रखा है कि जो आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन उससे भी छोटी होती है क्वार्क, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, लेकिन हमें उससे भी काउंट नहीं करना है। तो आवेश का क्वांटीकरण में मैंने आपको ये बता रखा है पिछले में कि जो आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन से संबंधित ये आवेश का क्वांटीकरण होता है। ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास ए वस्तु है, ठीक, और ये बी वस्तु है। अगर मैं इन दोनों को आपस में रगड़ रहा हूं तो ऐसा होगा कि इससे इस पर 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या 20 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, ये 25 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई के यहाँ से यहाँ पर 7.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये संभव नहीं है। ठीक, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, अब 7.5 थोड़ी ना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि अगर एक हॉल में 30 बच्चे बैठ रखे, मैं कहूँ कि 10 आ जाओ तो 10 निकल कर चले आएंगे, लेकिन मैं कहूँ कि 7.5 आ जाओ तो क्या कट के थोड़ी ना आएगा। तो वही है, और एक बौना वाला कंडीशन नहीं लेना है कि बौना है तो उसको पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना होता है तो पूर्ण गुणज के रूप में होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मतलब कि नेचुरल नंबर के रूप में हो सकता है। ठीक, नेचुरल नंबर के रूप में ही होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ए और से बी पर वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हो तो हमेशा नेचुरल नंबर के गुणज रहेंगे, पूर्ण गुणज रहेंगे 25। ये भिन्न कभी नहीं हो सकता, दशमलव कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से इस पर 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। मैं एक बात कह रहा हूँ, 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो मैं कहूँगा कि जब 25 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो इस वाले वस्तु पर प्लस के 25 ई आवेश आया होगा, क्योंकि इसने त्याग किया है तो प्लस, और इस पर गए हैं, लिया है इसने, तो इसने लिया है तो इस पर माइनस के 25 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, 25 ही। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर, वह 1.6 गुणा 10 के घात माइनस के 19 कूलम होता है। ठीक, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तो इसने 25 इलेक्ट्रॉन त्याग किए हैं। इसका मतलब कि जो इस पर कुल आवेश आएगा वो प्लस के 25 ही होगा। ठीक, प्लस के 25 ही होगा। अब कहूँगा कुल आवेश कितना होगा, तो इसको दर्शाते हैं Q से, और 25 इंटू ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 के घात माइनस 19 कूलम रख देते हैं। इसी तरीके से अगर इस पर सॉल्व करेंगे, इस पर, तो हम कहते हैं कि अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये माइनस का माना जाता है, ऋणावेशित माना जाता है। और अगर इस पे कुल आवेश मुझे निकालना है तो मैं कहूँगा इसने 25 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 के घात माइनस होता है, और इसने 25 लिए हैं तो इस पर माइनस के 25 ई आवेश होगा, यानी कि ई से गुणा कर देंगे। तो इस आवेश को दर्शाते हैं Q से, और इसको सॉल्व करके जितना हमारा आ जाए। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो 10 ही, 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो 100 ही, 7.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, लेकिन 7.5 तो होने वाला नहीं है। ठीक,
तो मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो मैं कहूंगा कि यदि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो किसी भी वस्तु के लिए जो कुल आवेश होगा वो n ही होगा। क्या होगा? n ही होगा। ठीक, पर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो n ही होगा। अब इसमें क्या होगा कि एक बार जो आवेश हुआ था यहाँ पर वो प्लस का हुआ है, और एक बार जो आवेश यहाँ उत्पन्न हुआ है वो माइनस का हुआ है। ठीक, तो हम इसे ऐसे कहते हैं कि एक वस्तु पर प्लस का यानी कि धनावेशित हुई होगी, और जो दूसरी वस्तु होगी वो ऋणावेशित हुई होगी। ठीक, तो आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होंगे वह पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। ठीक, या किसी भी वस्तु पर कुल आवेश पूर्ण गुणज का गुणनफल होता है। ठीक, ये आवेश का क्वांटीकरण कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा ये पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। ठीक, तो मैंने लिख दिया Q बराबर में प्लस माइनस Ne, अगर वस्तु ने दी होगी तो प्लस और ली होगी तो माइनस। ठीक, अब आवेश का क्वांटीकरण के बाद अगला जो नियम आता है वो आता है आवेश संरक्षण का नियम। ठीक, आवेश संरक्षण का नियम कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी करके दूसरे रूप में बदल देंगे। अब आवेश संरक्षण का जो नियम कहता है सेम ऊर्जा के नियम जैसा ही है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक, ये जो पहले वस्तु थी बिना जब हमने संपर्क नहीं करा रखा था तो ये भी उदासीन थी, उदास थी, और ये भी उदास थी, उदास थी उदासीन है। तो जब हमने इसको रगड़ा तो एक ने इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफर किया, स्थानांतरण किया। तो अगर हम इसे रगड़ते नहीं तो क्या उदासीन ही रहता, उदासीन रहता। लेकिन जब हमने रगड़ दिया तो एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने ले लिया, तो हमने स्थानांतरण किया। और मैं कहूँगा कि ये रही एक वस्तु, मान लीजिए सी, आवेश उत्पन्न हो जाए तो उत्पन्न थोड़ी ना, विचारू थोड़ी ना है। आवेश ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो सकता है, इसे या तो दूसरी वस्तु के साथ रगड़ना पड़ेगा या प्रेरण करना पड़ेगा, या इसमें करंट ठोस के चार्ज करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि इस पर पहले से ही 5 कूलाम आवेश हैं, तो मैं कहूँगा कि चल भाई तू समाप्त हो जाए, तो ये समाप्त थोड़ी ना होगा अपने। जब हम इसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो समाप्त थोड़ी ना होगा, उतना ही आवेश रहेगा। ठीक, तो आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर किसी भी वस्तु को या जो आवेश होता है न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक, जो आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है वो इलेक्ट्रॉन होती हैं, और जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फैराड होता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब जो Q बराबर में Ne फॉर्मूला आता है, इस पर कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं। ये आपके आवेश का क्वांटीकरण, आवेश संरक्षण का नियम मैंने सब क्लियर कर दिया। ठीक, साथ साथ आप लिखते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। मैं एक ही डेफिनेशन को 2-2 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप सही से लिख लें, कहीं गलती ना हो। चलिए, इसके बाद आता है कि जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आया है Q बराबर Ne। ठीक, Q बराबर Ne, इस पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पहला हमारे पास जो फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, Q बराबर में Ne, आप स्मॉल q भी ले सकते हैं और बड़ा Q भी ले सकते हैं। जो प्लस माइनस होता है ये प्रकृति दर्शाता है। तो जिस क्वेश्चन में आपसे प्रकृति पूछी जाए तभी आप कहेंगे कि वो धनायन है या तो ऋणायन है, या धनावेशित है ऋणावेशित है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है, यदि एक वस्तु को 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए, एक वस्तु को 10⁹ इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो उस पर कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या है, मैं सिंपल एकदम क्या है। ठीक,
तो हमसे ये कहा गया है कि एक वस्तु को 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए, हस्तांतरण कर दिए, 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण कर दिए हैं। यानी कि जो वैल्यू दी इसने n की दी है, 10 के घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। अब कह रहा है कि कुल आवेश, यानी कि हमें आवेश का मतलब यानी कि Q निकालना है। आप स्मॉल q से भी लिख सकते हैं और बड़े q से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे कि चूंकि Q बराबर क्या होता है Ne, n की जो वैल्यू है वो 10 के घात 9 है और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 के घात -19। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये आएगा 1.6 गुणा 10 के घात, प्लस है ये और ये माइनस का है, ठीक। तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, तो ऐड मतलब जोड़ना थोड़ा ना, 9 18 28 थोड़ा ना कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 19 में से 9 घटाएंगे 10, लेकिन माइनस वाला बढ़ाएं तो माइनस का 10 कूलम। यानी कि इस पर जो कुल आवेश है वो 1.6 गुणा 10 के घात -10 कूलम है, ठीक। अब चूंकि इसने एक वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है उसे, तो चूंकि वस्तु ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो जो वस्तु है वो हमारी ऋणावेशित हो जाएगी, ठीक। यानी कि उस पर ऋणावेश आ जाएगा, ठीक। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेशित करने के लिए, 1 कूलम आवेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, लेंगे या देंगे, आप जो भी समझ ले, लेगा तो भी 1 कूलम बनेगा कहीं ना कहीं, बस वो तो प्रकृति है, प्लस माइनस। तो एक वस्तु को 1 कूलम आवेशित करना है, एक वस्तु को 1 कूलम आवेशित करना है, इसका मतलब है कि Q की वैल्यू उसने दे दिया हमें 1 कूलम की, आपको एक वस्तु से 1 कूलम आवेश चार्ज कर देना है, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, इसका मतलब कि n की वैल्यू उसने पूछ रखी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि Q बराबर Ne, तो Q की वैल्यू उसने हमें 1 कूलम दे रखा है, n की वैल्यू हमें निकालनी है और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 के घात -19 होता है। तो n की जो वैल्यू होगी, n को यहीं पर रहने दीजिए, 1 बटा में 1.6 गुणा 10 के घात -19, ठीक। तो n की जो वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटा 1.6 गुणा, ये नीचे है तो ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस का है, ऊपर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 10 के घात 19, ये नीचे जब माइनस का होता है तो ऊपर आकर प्लस का हो जाता है। ये पॉइंट कटेगा तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे, 1 0 और इससे मांगेंगे, इससे 19 है तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 10 के घात 18, क्योंकि हमने उसमें से 1 निकाल लिया, बटा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा 6.25 गुणा 10 के घात 18। यानी कि किसी वस्तु को 1 कूलम आवेशित करने के लिए 6.25 गुणा 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। किसी वस्तु को यदि आप 1 कूलम आवेशित करना चाहते हैं तो 6.25 गुणा 10 के घात 18 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा, ठीक। तो ये 2 न्यूमेरिकल थे इस फॉर्मूले पे, और मैं आपको इसमें से एक और न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, मज़ा आएगा, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल ज़बरदस्त, चलिए क्वेश्चन है, दिल थाम के बैठिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है। 250 ग्राम जल में, 250 ग्राम जल में कितने धन और ऋण
आवेश हैं। ठीक, 250 ग्राम जल में कितने धन और कितने ऋण आवेश हैं, हमसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन तो जबरदस्त है। हमें इसमें अणु भी पता करना पड़ेगा कि अगर 250 ग्राम जल दिया है तो 250 ग्राम में जल के कितने अणु हैं, और जो अणु आएंगे उसमें कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। नहीं समझ आया आपको? मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे पास 250 ग्राम जल है तो हमें किसी भी वस्तु का आवेश निकालने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। अब 250 ग्राम जल में हमें इलेक्ट्रॉन पता करना होता है, तो हमारा दिमाग थोड़ा दौड़ेगा और हम ये कहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक n है, यानी कि अवगाद्रो संख्या जो होती हैं वो 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन, आप सब समझते हैं ये होता है। ठीक, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अवगाद्रो नंबर इतना होता है तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो अणु होते हैं, किसी भी पदार्थ की कह रहा हूं मैं, किसी भी पदार्थ का जो 1 मोल अणु होता है उसमें इतने अणु होते हैं। ठीक, 1 मोल जो पदार्थ होता है उसमें इतने अणु होते हैं, 1 मोल पदार्थ में इतने अणु होते हैं। तो 1 मोल पदार्थ में अणु की या परमाणु की जो संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻3। अब 1 मोल पदार्थ में कह रहा हूं किसी भी, तो जल का भी 1 मोल होगा, हो सकता है, होगा ही। तो जो जल का 1 मोल होगा H2O, तो H का जो भार होता है वो 1 गुणा 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, H 1 है, 1 भार होता है, और ये 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का जो भार होता है वो 18 होता है, 16 होता है, तो 16 और 2 18, ठीक, यानी कि 18 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि जल का जो 1 मोल का मान होता है, जल के 1 मोल का मान वो 18 ग्राम होता है। ठीक, जो अणु भार निकल कर आता है उसी को हम मोल भी कहते हैं, कि जितना उसका अणु भर आएगा वही 1 मोल में होता है। तो 1 मोल जल का जो जल का 1 मोल है, 1 मोल का भार है वो 18 ग्राम है। ठीक, 1 मोल का भार 18 ग्राम है। इसका मतलब क्या है कि जल के 1 मोल का भार 18 ग्राम, यानी कि 1 मोल यानी कि 18 ग्राम में इतने अणु होंगे जल में, 18 ग्राम में इतने अणु होंगे, यानी कि जल के 18 ग्राम में जो अणु की संख्या है वो 6.023 इंटू 10⁻3 होगी। मैं कह रहा हूं कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने अणु होते हैं, और जो जल का 1 मोल है वो 18 ग्राम, जल के 1 मोल में 18 ग्राम, यानी कि जल वाले 18 ग्राम में इतने अणु होंगे। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 ग्राम में जो जल का अणुओं की संख्या आएगी वो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक, बटा 18, ये 1 ग्राम का आया। लेकिन हमें 1 ग्राम तो छोड़ना चाहिए, हमें तो चाहिए 250 ग्राम, यानी कि जो 250 ग्राम है उस 250 ग्राम में जो अणु होंगे वो 6.023 इंटू 10⁻23 बटा 18 इंटू 250, इतने अणु होंगे 250 ग्राम में। अब हम ये जानते हैं कि जो परमाणु होता है, देखिए इतने परमाणु होंगे, उसमें जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बनता है। जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर बनता है। तो 250 ग्राम में इतने परमाणु हमें मिले हैं, 250 ग्राम में हमें जल के इतने परमाणु मिले हैं। ठीक, तो 250 ग्राम जल में जो परमाणु अणु की संख्या, अणु कहेंगे इसे, अणु, जल अणु होता है, अणुओं की जो संख्या है वो 6.023 गुणा 10⁻23 बटा 18 इंटू 250 है। तो इतने अणु हैं जल में, ये जल के टोटल अणु हैं। ठीक, लेकिन जो जल है इसमें पहले से ही हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो हाइड्रोजन है इसमें, इस H2 में, इसकी बात कर रहा हूँ, H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, और इस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है।
यानी कि कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन हुए और 10 प्रोटॉन हुए। ठीक, यानी कि 250 ग्राम जल में इतने अणु हैं और जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जल के 250 ग्राम में कुल प्रोटॉनों की जो संख्या है, कुल प्रोटॉनों की जो संख्या है वो इतना, यानी कि 6.023 गुणा 10 के घात 23 बटा 18 इंटू 250 ये अणु हुए और एक अणु में जल के 10 प्रोटॉन, यानी कि 10 प्रोटॉनों की संख्या 10 आ गई। ठीक, तो ये कुल प्रोटॉनों की संख्या होगी। अब अगर हमें Q निकालना है, कुल आवेश का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। ठीक, N की वैल्यू ये, यानी कि 6.2 इंटू 10 के घात 23 गुणा 250, इसे 24 कर देते हैं, बटा 18, ई का मान 1.6 गुणा 10 के घात -19 कूलम आवेश होगा। फिर सुनिए, एक मोल में इतने अणु, परमाणु, आयन, जल का एक मोल में 18 ग्राम होता है, इसका मतलब कि 18 ग्राम में परमाणु इतने, अणु इतने होंगे। तो 250 ग्राम में निकालना, तो 1 ग्राम में कितने होंगे मैंने ये निकाल लिया, फिर 250 ग्राम में इतने अणु होते मैंने ये निकाल लिया। अब जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होते हैं, तो जब जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो सोचिए इतने अणु में कितने होंगे, तो मैंने इसको टोटल प्रोटॉन निकाल लिए, तो इतना निकाल लिया मैंने टोटल प्रोटॉन। अब एक प्रोटॉन के लिए आवेश 1.6 गुणा 10 के घात -19, तो कुल आवेश Q बराबर N करके सॉल्व कर लेंगे। अब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है, तो जितना प्रोटॉन के लिए आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश होगा। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मिलकर। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन इस पे और ट्राई कर ले रहा हूं, कह रहा है कि यदि किसी तार में 4 एम्पियर की धारा 4 सेकंड के लिए बह रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक, स्थानांतरित होंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन ने कहा है कि मान लीजिए हमारे पास ये तार है, इसमें 4 एम्पियर की धारा भेज रहा हूं मैं, इसमें 4 एम्पियर की, और 4 सेकंड के लिए प्रवाहित किया मैंने। ठीक, तो यहां से यहां तक उधर कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे हमें ये बताना है। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा कि जो धारा बह रही है वो I बराबर दिया है 4 एम्पियर और समय दिया है 4 सेकंड। तो चूंकि हम जानते हैं Q बराबर IT, तो Q बराबर NE भी तो होता है, क्योंकि हमने I दिया है, T दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इसका मतलब कि NE निकालना है, तो Q बराबर NE रख देंगे, NE बराबर IT। ठीक, अब N की वैल्यू निकालनी है हमें, तो I की वैल्यू 4, T की वैल्यू 4 बटा में इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणा 10, E यहाँ पर नीचे आएगा, ये रहा, ये आया ना, तो N बराबर में 4 चौके 16 बटा में 1.6 गुणा 10 के घात -19, यानी कि N बराबर, पॉइंट कटा ऊपर 10 गया या 0 बढ़ा लीजिए, 16 से 16 खत्म, तो 10 इंटू माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 के घात 19, यानी कि N बराबर में 10 के घात 20 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। और किसी तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही हो, 4 सेकंड के लिए बही है, तो Q बराबर AIT पर कर देना है, Q की वैल्यू आ जाएगी। जब Q की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो Q की जगह NE रखिए, सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ये रहा आपका इस Q बराबर NE पर इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी सब मैं क्वेश्चन आपको धीरे धीरे आगे ट्राई करवाता रहूँगा। अगर आपको तब तक पीछे अगर अपने लेक्चर नहीं देखे तो पीछे जाकर लेक्चर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।